कैमरा यूँ पैन किया तो सामने जहाँ वो बस खड़ी हुई थी, जो वैन थी जिसमें मोहतरमा खुद थी उस वैन में, वो खड़ी हुई थी, उस वैन के पास एक और ब्लास्ट हुआ। एक तरीके से जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वापस आने का ऐलान किया तो वो दरअसल NRO के ख़ात्मे का ऐलान था। When I came back 21 years ago, I was much younger. And when I left 8 years ago, a whole new generation grew up. But they have the same hopes from the Pakistan People's Party. And I think that's because we stand for democracy, we stand for development. This is much larger than the last time I returned from Pakistan. But maybe the dangers to the country are much greater. कारसाज के पुल के ऊपर जब मैं था, जाने से पहले बता रहा हूँ कि चंद लोगों का टोला आया और उसने वहाँ से हटाना शुरू किया कि चलें आप लोग नीचे चलें, यहाँ से हट जाएँ, चलें नीचे चलें। तो मैंने उन लोगों की फुटेज भी बनाई थी, तो मुझे थोड़ा सा शक वैसे ही कि यार ये क्यों हटा रहे हैं। एयरपोर्ट से आते हुए पहले रोड के लेफ़्ट साइड पे थी, फिर कारसाज के बाद उसको राइट साइड पे शिफ्ट किया, डाइवर्ट कर दिया कि भाई आप लोग रैली अब इस तरफ जाएगी। और जब मगरिब हो गई, मगरिब होने के टाइम पे लाइटें बंद कर दी गई थी, 8 बजे के टाइम था, बल्कि मैं उस टाइम ऑफिस की तरफ वापस आने की कर रहा था तो एक ब्लास्ट हो गया। मुझे वो पीछे से ब्लास्ट महसूस हुआ कि कुछ फटा है, कोई चीज़ फटी है, सिलेंडर या बम या कोई ऐसी चीज़ फटी है। मैंने कैमरा मेरे पास था, PT 170 कैमरा, मैंने ऑन किया तो एक बंदा, इसी तरह से मैंने यूँ ऑन किया तो एक बंदा यूँ जा रहा था कि कुछ नहीं है कि टायर बस्ट हुआ है। उसके हाथ यूँ थे, वो कुछ नहीं है टायर बस्ट हुआ, वो यूँ जा रहा था। तो मैं उसको कवरेज करते करते मैंने ज़मीन पे देखा तो ज़मीन पे कुछ बंदे गिरे पड़े हुए थे। उनसे कैमरा यूँ पैन किया तो सामने जहाँ वो बस खड़ी हुई थी, जो वैन थी जिसमें मोहतरमा खुद थी उस वैन में, वो खड़ी हुई थी, उस वैन के पास एक और ब्लास्ट हुआ। चूँकि 2 धमाके हो चुके थे और इस असना में तीसरा धमाका भी हो सकता था, तो वहाँ पर जो मैं मंजर देखा तो उसमें शीरी रहमान निकलती हुई नज़र आई, आबदा हुसैन मुझे निकलती हुई नज़र आई। एक सफ़ेद कलर की जो है कार आके रुकी ट्रक के पास, और वो जो जियाले थे वो सारे अम्ब्रेला बन गए थे। अम्ब्रेला बनकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है निकली बाहर, और वो उसके अंदर से होती हुई गाड़ी में बैठी और गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से गुजर गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आने का उस वक्त उन्होंने फ़ैसला किया था, और आपके इल्म में होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त इक़्तिदार में थे और इंतखाबात का ऐलान हुआ था, और उन्हें ये अंदेशा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वापस आएंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफ़ा होगा और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। मैं आपके सामने अहद करती हूँ कि हम इस मुल्क को बचाएंगे, हम जमहूरियत को बहाल करेंगे, हम एक अवामी राज ले आएंगे ताकि मजलूम अवाम, गरीब अवाम, मजदूर अवाम, किसान इस मुल्क के मालिक बने। एक तरीके से जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वापस आने का ऐलान किया तो वो दरअसल NRO के ख़ात्मे का ऐलान था, क्योंकि NRO के तहत तो उन्हें नहीं आना था। तो बेनज़ीर को ख़दशा ये था कि कहीं नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ की कोई अलग डील ना हो गई हो जो सऊदीज़ ने करा दी हो। उस वजह से भी उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वो रोकें और वो पाकिस्तान वापस ना आएँ, तो उससे जो बातचीत हुई थी उसमें चौधरी शुजात का ये कहना था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो 2 बातें रखी थी कि या तो आप जो तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की शर्त है वो ख़त्म करें, या जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस बनाए गए हैं हमारे ख़िलाफ़ उनको ख़त्म करें। तो चौधरी शुजात ने यह कहा बड़ी मीटिंग में उनको कि अगर आपने तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की शर्त ख़त्म की तो बेनज़ीर वज़ीर-ए-आज़म बनकर लैंड करेंगी यहाँ पर, मतलब जब उतरेंगी तो वज़ीर-ए-आज़म ही होंगी चूँकि वो जीत जाएंगी। और गालबन अरेंजमेंट यही था कि बेनज़ीर जो है वो नहीं आएंगी और इलेक्शन हो जाएंगे और उसके बाद बेनज़ीर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होंगी। लेकिन ये भी एक चीज़ हाल ही में मुझे पता चली कि ये तय हुआ था कि चूँकि उस वक्त तक तीन मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की शर्त मौजूद थी कि 3 मरतबा नहीं होंगे, 2 मरतबा के बाद, तो ये शर्त ख़त्म कराने के लिए कोई 1 साल का ट्रांजिट पीरियड
चाहिए था, और उसमें ये तय हुआ था कि मखदूम अमीन फ़हीम जो है वो इंटरम पीरियड के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे। And while I am not blaming the government for the suicide attacks on me, and while I'm not blaming the government for the assassination attacks on me at this stage, nonetheless we need to have an inquiry as to why the street lights had been shut. For hours the street lights were shut. My vice president tried to get in touch with the national security advisor Mr. Tariq Aziz. 18 अक्टूबर के वाक़े के बाद जो है लोग कुछ पकड़े गए और फिर छोड़ दिए गए। उसकी तहकीकात 18 अक्टूबर की तहकीकात आगे बढ़ी ही नहीं। बेनज़ीर के ख़त को अहमियत नहीं दी गई। बेनज़ीर के जिन लोगों के हवाले से ख़दशात थे वो बदकिस्मती से बाद में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी बन गए। अब इससे ज़ाहिर ये होता है कि आपने उनको गालिबन ये समझा कि बेनज़ीर को जो एप्रीहेंशंस थी कुछ लोगों के हवाले से वो शायद सही नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कुछ लोगों का जिक्र किया कि अगर मुझे कुछ नुकसान पहुँचे तो ये लोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनसे फिर तहकीकात नहीं हुई। उस ख़त की रोशनी में जिन अफराद का नाम था, मुख्तलिफ जो तहकीकातें हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद, उन तमाम तहकीकाती कमेटियों ने, कमीशंस ने उन लोगों की तहकीकात की। लेकिन अगर तहकीकात के बाद भी उनके ऊपर कोई बराह रास्त चीज़ नहीं आई तो मैं नहीं समझता कि हम एक बिला वजह की दुश्मनी बना के नहीं जी चूँकि नाम था तो करना चाहिए। जिनका नाम आया, जिनके ऊपर अदालत में कुछ चीज़ें साबित हुई जो अदालत के सामने पेश नहीं हुए, वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है जो आज भी उस केस में जो है वो मफरूर है। उसके बाद पिछले 10 साल से सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इतना तो जवाब दें कि इन 12 सालों में उस तहकीकात का क्या बना। इतना तो जवाब दें कि उस तहकीकात के नतीजे में जो लोग गिरफ़्तार हुए थे वो कैसे फिर बरी हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि 12 साल में कोई एक मीटिंग भी पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की हुई हो जो 18 अक्टूबर की तहकीकात के हवाले से हुई हो। लेकिन अगर 18 अक्टूबर की कड़ियाँ ये पकड़ लें तो 27 दिसंबर के वाक़े की तहकीकात जो है वो भी आपके सामने आ जाएंगी कि 27 दिसंबर को ये साजिश किसने की थी, क्योंकि हम किरदारों को पकड़ लेते हैं, साजिश को नहीं पकड़ते हैं।